नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम मैथ्स का सॉल्व पेपर करने वाले हैं। मैथ्स के पेपर हम सॉल्व करेंगे। आज आपके 14 नंबर का पेपर रहेगा जो आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपके 30 क्वेश्चन पूरे ऑल टू ऑल रहने वाले हैं। 30 में से आप लोगों को भी सॉल्व करना है। आप लोगों को भी बताना है कि इन 30 प्रश्नों में से आप लोगों को क्या फीडबैक रहने वाला है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए तैयार हो जाइएगा, रफ पेन निकाल लीजिए, क्योंकि मैं अक्सर आपको यही बोलता हूं, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लोगों को रफ पेन लेके मेरे साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन दिलवाना है, ठीक है ना। और हमें सिलेक्शन दिलवाना है तो हमें क्या है, रफ पेन लेके बैठना पड़ेगा। तो सभी मेरे ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स रफ पेन लेके बैठ जाइएगा और हमारे साथ मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग रफ पेन लेकर ही मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, क्योंकि यहाँ सॉल्व करेंगे। जब आप हाथों से सॉल्व करते हो तो एग्जाम हॉल में आप सभी को सारी चीजें एक बात क्या होता है, रिमाइंड हो जाती, नोट हो जाती। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है? प्रश्न हमारा दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 369 धन 403 भागे 13 का वर्ग। इसका हमें मान निकालना। बहुत ही आसान तरीके से कैसे मान निकालेंगे, अगर आपसे आ रहा है तो वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हमारा 369 प्लस, पहले बोर्ड मास के रूल में कहता है हमें क्या करना है, पहले कोष्टक के अंदर चीजें जो लिखी हुई होती है उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो कोष्टक के अंदर देखिए 403 में 13 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? सभी लोग बताइए। 403 में 13 माइनस करें, कितना आ जाएगा? सभी बताइएगा, कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का? ये माइनस नहीं, भाग करना है, सॉरी। ये क्या है, भाग की संक्रिया दी गई। तो 13 का हमें यहाँ पे क्या भाग करना है। 13 का भाग करेंगे, 13 तिया 39, एक बचा 13 बन जाएगा, 13 कम 13 31 आ जाएगा। 31 का वर्ग करना, क्योंकि ये वर्ग दिया गया है। 31 का वर्ग क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। 31 का वर्ग क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं 31 का वर्ग कितना होता है? 961 होता है। 961 में आपको 369 को प्लस कर देना। करिए, कितना आ रहा है प्लस? सभी लोग करिए, सभी लोग जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। 369 धन 961 होकर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? सभी लोग जोड़िए। 9 1 10 आ जाएगा, 6 6 12 1 13 आ जाएगा, 9 3 12 1 13 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1330 दिया हुआ है। 1330 देखिएगा, पहले ऑप्शन में क्या दिया है आप लोगों के, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है प्रश्न, आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा में आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज के पेपर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि वर्ग 3 चयन परीक्षा में हम ये देखेंगे कि 2022 का जो 2020 वाला जो पेपर 2022 में आपका मेन एग्जाम हुआ, 2024 के नवंबर में जो पात्रता परीक्षा हुई, इसके बाद जो अब चयन परीक्षा होने वाली है, इनको देख के बताएंगे कि गणित में अभी तक किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं। उस टॉपिक से हम ज्यादा प्रैक्टिस भी आपको करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि गणित में आपको अव्वल बनाना है। गणित में आपके एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, ये वादा है। वादा आप भी करना है कि आप लोग मेरे साथ रफ्ते लेके प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है ना। कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो 13/52 को भिन्न निकालना तो मैंने बताया था। 13/52 को निकालिए, कितना आ रहा है? 13 बटे दशमलव में निकालना पड़ेगा, यानी 52 को भाग देना 33 में, तो 0 जाएगा, दशमलव लग जाएगा, दशमलव के बाद यहाँ 0 बन जाता है, 330 हो जाता है। अब 52 को हम यहाँ पे भाग देंगे 330 में, कितना आ जाएगा? 6 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। इसके बाद इस प्रकार इसमें भी करना, 0 यहाँ पर भी 300, सॉरी ये तो सेम ही है, यहाँ पे करेंगे 0.170 आ जाएगा। अब 26 का भाग दीजिए 170 में, 26 का भाग जब आप 170 में देंगे कितना आ जाएगा? 0.65 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी करना है, 0 दशमलव के बाद 0 लगा लेते हैं, सभी लोग जानते हैं दशमलव लगने के बाद कितने भी 0 आप रख सकते हैं भाग देने के बाद। तो 26 में 170 का भाग दीजिए, 26 में, ये तो सेम हो गया, ये वही चीज दिया। अब इसमें करेंगे 9/13 में करते हैं, 0.90 आ गया। 13 का भाग 90 में दीजिए, कितना जाएगा? 6 बार जाना चाहिए मेरे ख्याल से।
फिर 9 बार जाएगा, 0.69 इसका आ जाएगा। ठीक है, एक है 37/51। यहाँ पे एक और ऑप्शन में दिए देता हूँ, इसका डी ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, 37/51 लिखा हुआ, यहाँ पे लिख के देता हूँ। ठीक है, 37/51 ये आपका डी ऑप्शन में दिया। तो 37/51 को अगर हम इसको दशमलव में तोड़ते हैं, 0 लग जाएगा, अब इतना जाएगा। तो कहीं ना कहीं 51 को अगर 5 से 50 भी मानते हैं तो 5 6 का 30, 5 7 बार जाएगा पहली बार में। ठीक है, यानी 0.72 हो जाएगा। ठीक है, कुछ अनुमानित आपको लगाना पड़ेगा, कुछ खुद सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आ गया तो एक A to Z पेन, ऐसा चीज आपको नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा, दिमाग में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न देखिए, 63, 0.63, 0.65, 0.69, 0.72। इसमें सबसे छोटी हमारी हो जाएगी 33/52। अगर इसमें पूछा जाता, अगर छोटी की जगह पूछा जाता कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाती, आपका 37/51 हो जाता, जो कि 0.72। तो भिन्नों को अगर छोटी बड़ी पूछा जाता तो आपको दशमलव में तोड़ लेना है, वह आसान हो जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, आराम से समझिएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत धीमा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गणित है, ये भागने की प्रक्रिया नहीं है। गणित कहती जितना ज्यादा ठहर के समझ के जाओगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न दोबारा आना ही आना, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल आपके नंबर्स चेंज होंगे। यही इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसलिए अभी समझ जाइएगा। ठीक है ना, चलिए अब अगला प्रश्न भी, ये भी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। प्रश्न हमारा देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि 10 वर्ष बाद एक पुत्र और उसके पिता की आयु का अनुपात 3:5 होगा। कब कह रहा है, 10 वर्ष बाद कह रहा है। तो 10 वर्ष पहले 1:3 था, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु निकालना। देखिए आयु से 3 से 4 प्रश्न रखे हुए हैं, हर पेपर में आया हुआ है। आयु वाले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आयु वाले इतने प्रश्न करा देंगे कि बिल्कुल वही प्रश्न आएगा जो हम पढ़ाएंगे आपको। तो मानिए पुत्र की वर्तमान आयु x मान लीजिए, पुत्र की x मान लीजिए और पिता की y मान लीजिए, वर्तमान मानना है। कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अगर मानता है मतलब x धन 5 बटे y धन 5, सॉरी 5 क्यों आएगा, 10 वर्ष है तो 10 आएगा, 5 क्यों लिख रहे हैं हम, 10 आएगा बटे अनुपात 3:5 कह रहा था, 3/5 कर दो। सभी लोग समझ गए ना, 10 वर्ष पश्चात कह रहा, 10 वर्ष पश्चात नहीं, 10 वर्ष पश्चात कहे या बाद कहे, दोनों चीजें। अब यहाँ से एक समीकरण आपका निकल आएगा, कैसे निकल आएगा, यहाँ तिर्यक गुणा करिए, 5x हो जाएगा धन 50 हो जाएगा बराबर 3y हो जाएगा और धन 30 हो जाएगा, यानी कि 5x ऋण 3y और ये 30 माइनस में आ जाएगा तो प्लस 20 का बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण इससे बन गया। दूसरा समीकरण इससे बना लीजिए कि 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 10 वर्ष पहले का ना इसी माइनस कर लेना है, मतलब हमें क्या करना है, x माइनस 10 करना है और y माइनस 10 करना है, लेकिन ये अनुपात आपके इसमें बदल दिया गया, 1:3 है। इसमें आप कर लीजिए इसी प्रकार से, 3x माइनस कितना आ जाएगा, 3×30 आ जाएगा बराबर y माइनस 10 आ जाएगा, क्योंकि एक का गुणा किसी से भी संख्या करेंगे वही चीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई, इसको लाएंगे प्लस में तो -20 बराबर 0। क्या हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं, जब हमारे दो समीकरण ये प्राप्त हो जाते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए जब हमारे दो समीकरण प्राप्त हो जाते हैं, इन समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 5x ऋण 3y बराबर 20, और ये समीकरण में लिख लीजिए 3x ऋण y बराबर 20 दोनों में आ रहा है क्या, 20 क्या दोनों में आ रहा है। अब एक चीज हमें करना है, अब हम देखो y को, अगर इस y को हमें अगर बराबर करना है, ये हमारी y जो संख्या दी गई है, अगर इसको हम बराबर करेंगे तभी हमारी संख्या कट जाएगी। अगर हम इसको बराबर करना है तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना है कि समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 त्रिकाई 9x माइनस 3y माइनस 60 बराबर 0, या ऐसा लिख सकते हैं 9x माइनस 3y बराबर 60। अब आपको यहाँ पे क्या, ये समीकरण इसको नीचे लिख दीजिए, ये समीकरण इसको क्या नीचे लिख दीजिए, क्या हमारा समीकरण था 5x ऋण 3y बराबर 20 कर दीजिए।
यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, संख्या बदल दीजिए। संख्या बदलना मतलब घटाना करना, तो जो नीचे की वो बदल जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 40, दिख रहा है ना सभी को, 40 आ गया। 3y से 3y, क्योंकि ये 3y प्लस वाला माइनस कट जाएंगे, 9x में 5x जाएगा, 4x बचेगा, तो 4x बराबर 40 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर कितना आ जाएगा सभी लोग बताइएगा। 40 कैसे आएगा, 40 नहीं आएगा, गलती हुई हमसे। अब आप सोचिए हम लोगों ने कहाँ गलती किया। हम लोगों ने इस समीकरण में गलती किया। कैसे गलती किया अब आपको समझाते हैं, ऐसे ही एग्जाम में गलतियां होती हैं। जैसे हमने देखा 3x माइनस 30 कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए इससे y माइनस 10 है, y माइनस 10 हो गया, ठीक है। 3x माइनस वाई, ठीक है ना। अब ये ऐसा करना चाहिए हमको, ये संख्या उधर ले जाएंगे तो एक ही बात हो गया। अगर हम 10 लाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 20 है तो उधर ले जाएंगे तो हमारा 20 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर 20 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही दिया गया। अब 5x वाला देखिए, इसको 5x धन 50 बराबर 3y। तो आप ये समझिए कि अगर 50 यहाँ पे ये आपका 5x हो गया, माइनस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, ठीक है, आ जाएगा ये 50 नहीं 30 होगा, ठीक है ना। ये आपका कितना आ गया, यहाँ पे गुणा आपने किया 5x आ गया, माइनस 3y हमने इधर लाया 3y आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे प्लस 20 दिया गया है, यहाँ पे 30 दिया गया है। अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका दिक्कत हुई क्योंकि यहाँ पे प्लस में 20 आएगा। क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस में 20 आना चाहिए, और जब ये बाहर जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। यहाँ पे हमें गलती हुई, तो गलती पकड़ में आ गई ना हमारी। मतलब ये माइनस में था, माइनस माइनस फिर प्लस में हो जाएगा, ये हमारा 80 आएगा। 4x बराबर 80 आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20। x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। अब क्या कह रहा है, अनुपात यहाँ पे दिया गया, x की वैल्यू हमारी कितनी, 20 आ गई। अब y की निकाल लेते। y के निकालने के लिए हमें किसी न किसी समीकरण में मान रखना पड़ेगा। रखेंगे कि नहीं रखेंगे, सभी लोग बताइएगा। किसी एक समीकरण में आप अपना मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सभी लोग निकाल के बताइए फटाफट। तो हमने जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं, एक समीकरण आया था यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 20। तो x की जगह अगर हम करते हैं यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इस समीकरण, ये समीकरण में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। इस समीकरण में आपको वैल्यू पुट करना है। चलिए सभी लोग करिए। अब बोलेंगे सर बहुत टाइम लग रहा है आपके प्रश्न में, बिल्कुल टाइम लगेगा, नहीं समझ के जाइए। ये इसी प्रकार की गलतियां होती है एग्जाम में, ये गलती आपको नहीं दोहराना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है x की मान हमारा आ गया 20, यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पे आपका 3x लिखा हुआ है, माइनस वाई बराबर यहाँ पे 20 कर लीजिए। यहाँ पे 20 का मान 60 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 20। वाई को उधर लाइए, 20 को इधर लाइए, तो 60 माइनस हो जाएगा 20, वाई उधर करेंगे तो प्लस में जाएगा, तो वाई बराबर आएगा 40। वाई बराबर 40 और x बराबर 20। इसमें बहुत समय लग गया मेरे अंदाज से, इतना नहीं। कारण ये था कि ये हमारा यहाँ पे थोड़ा माइनस प्लस में दिक्कत हुई, इसके वजह से समय लगा। और इस प्रश्न को मैं 2 लाइन में भी उत्तर दे सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं इन सभी प्रश्नों को 2 लाइन में उत्तर देना, डायरेक्ट उत्तर देना? अगर आप चाहते तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इनका फिर से आपका या अगली क्लास में बिल्कुल 2 लाइन में उत्तर बताएंगे। या आप समझ के जाना चाहते कि कोई दूसरा भी प्रश्न पूछा जाए तब भी आप सॉल्व कर पाए। अब ये जो गुणा भाग मैंने किया डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ये जो पूरा मैंने किया है आप भी डायरेक्टली कर सकते हैं A to Z, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या अनुपात आ गया, 40 अनुपात कितना आया था, 20 अनुपाते 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अनुपाते 4 यानी 1 अनुपाते 2, यानी पहला ऑप्शन सही था।
डायरेक्ट मैं इसे बता सकता था, लेकिन मैं सोचता हूँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यही प्रश्न तो आएगा नहीं, प्रश्न तो बदला जाएगा, इसलिए समझ के जाइए। अगला प्रश्न है, एक बेटी और एक माँ की आयु का 56 है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु। देखिए आयु वाले बहुत प्रश्न पूछे, आयु वाले बिल्कुल A to Z समझना है हमें। वर्तमान आयु दोनों की मान लीजिए, बेटी की X मान लीजिए, माँ की Y मान लीजिए, ये वर्तमान आयु हमें मान लेना। वर्तमान आयु दोनों के मान लीजिए X और Y। अब कह रहा है इन दोनों का योग 56 है, मतलब X धन Y बराबर हमारा क्या दिया गया है, 56 दिया गया। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, मतलब 4 वर्ष बाद अब हमें बताना, 4 वर्ष बाद बताना है, मतलब हमारा क्या आ जाएगा, X धन 4 धन Y धन 4, क्योंकि बाद में 4 जुड़ता है और पहले और पूर्व शब्द अगर होता है तो उसमें घटता है, ठीक है ना, घटता है ना। तो यहाँ पे लिखिए अब हम क्या लिखेंगे कि X धन Y धन 8, क्या ये संख्या हमारी आ रही है, आ रही ना सभी लोग बताइए, क्या ऐसी संख्या हमारी आ रही है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि x धन y का मान हमारा क्या दिया गया है, 56 दिया गया है, हमें कुछ नहीं करना है, 56 धन 8 कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। 8 6 14 यानी 64 वर्ष हो जाएगा। यानी एक बेटी और एक माँ की आयु का योग 56 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 64 ईयर्स हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, अर्थात जो पहला ऑप्शन दिया जाएगा वो सही होगा। केवल 2 लाइन हमने लिखा है, लेकिन समझाया आपको अच्छे तरीके से। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। सभी ब्रदर सिस्टर, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है, ठीक है। सभी मित्रों को जय हिंद साथियों, ठीक है। चलिए राष्ट्र हित में जहाँ शिक्षा की बात करते हैं, ये आपका अपना टीटी फैमिली है। अगला प्रश्न है, ये और भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं सोनू मोनू वाले। सोनू और मोहन की आयु में 3:2 का अनुपात, यदि दोनों का आयु का गुणनफल 96 है तो मोहन के वर्ष होता है। चलिए सभी लोग, आप लोग भी निकालिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना, खांसी आने लगी, मौसम चेंज हो रहा है। चलिए मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग इधर उधर देखने लगे सभी लोग ना, तो इधर उधर नहीं देखना है, हमें सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत अच्छा आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं, बोलते बोलते गला सूख जाता है, मौसम परिवर्तन है, बारिश के मौसम से बच के रहिएगा, क्योंकि अगर सिर में पहली बारिश पड़ती ना तो सीधा सरद गर्म पड़ती है, सरद गर्म बुखार आती है, और कोरोना कोविड भी चल रहा है, तो उससे बच के रहना है। ठीक है, इन लक्षणों का यही होता है, तो इसलिए बच के रहिए। ठीक है ना। सोनू मोहन की आयु में 3:2 का अनुपात है, इनमें गुणनफल 96 दिया गया है, तो आयु बताइए। कुछ नहीं करना, सोनू का x मानिए, मोहन का y मान लीजिए। क्या ऐसा कर सकते हैं आप लोग? यहाँ पे 3x दिया मान लीजिए और 2x मान लीजिए, इनका गुणनफल कितना है, 96। ये आपका उत्तर आ गया, एक लाइन में आपका उत्तर आ गया, यानी कि 6x = 96, x = 96/6 कितना आएगा, 1 and 6 16। क्या 16 आ रहा है? सभी लोग बताइए। x का मान कितना आ गया, 16। x का मान कितने निकल के आ गया, 16। 16 × 96 होता है ना। लेकिन हमें यह ध्यान देना, गलती हमने क्या किया, क्योंकि x का गुणा x से होगा, x² आएगा, तो x² बराबर हमारा 16 आएगा। यहाँ पे मान क्या होगा, x² बराबर 16, तो x वर्ग क्या हो जाएगा, √4 × 4 यानी बराबर 4। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो
तो क्या कह रहा है, सोनू की 3 है, मोहन की 2 है। तो क्या मोहन की पूछ रहा है, मोहन की 2 है मतलब 2x है। तो 2 गुणे अगर हम 4 करते हैं तो मोहन की आयु कितनी निकल के आती है, 8 वर्ष निकल के आती है। तो 8 वर्ष देखिएगा ऑप्शन में किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है भैया। यहाँ पे सोहन मोहन की आयु 2:3 के अनुपात में दी गई है। फिर कह रहा है दोनों की आयु का गुणनफल दिया गया, तो कुछ नहीं करना, दोनों का गुणनफल कीजिए, x जोड़ दीजिए, 3x एंड 2x, दोनों का गुणा करेंगे 6x² आ जाएगा, बराबर 96 कर दीजिए। 6 को 96 से करेंगे 16 आएगा, x² बराबर 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है ना। चलिए, ये भी है बहुत अच्छा प्रश्न, इस प्रश्न को भी सॉल्व कीजिए सभी लोग। ये एक लाइन का उत्तर है, ठीक है ना। एक लाइन का उत्तर इसलिए हो जाता है क्योंकि यह बहुत ही इजली है, यह प्रश्न बहुत इजली है। देखते हैं कितने आप सभी लोग सॉल्व कर पाते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होगा तभी फार्मूला होगा। फार्मूला मतलब होगा 11 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, यहाँ पे हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है। फार्मूला मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, और बटे में क्या दिया गया, यही तो वैल्यू दी गई है। 11 प्लस हमने नहीं किया, अच्छा सॉरी, हाँ 11 प्लस 5 आएगा, 11 वर्ग प्लस यहाँ पे वर्ग आएगा, 5 का वर्ग माइनस 11 गुणे 5, ये संख्या है, संख्या कट जाएगी, 11 धन 5, 11 धन 5 बराबर 16 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। एक लाइन को उत्तर है, केवल फार्मूला में रखना है। यहाँ पे फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज में यदि त्रिभुज का कोई कोण 90 से बड़ा है तो त्रिभुज क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं न्यून कोण 90 से कम होता है और अधिक कोण 90 से अधिक होता है। अगर कोई त्रिभुज में 90 से कोण कोई बड़ा है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, उस कोण को हम अधिक कोण बोलते हैं। अगर कोई भी एक छोटा है तो उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। अगर मान लीजिए एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज बोला जाए, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। अब इसमें जैसे निकालना, इसमें कह रहा है x की वैल्यू निकालिए, ये भी बहुत सरल है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारा वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पे 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 25, इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा, सभी लोग जानते हैं। 3x धन 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, माइनस, अच्छा ये प्लस में दिया गया इस बार, तो ये प्लस में होगा, माइनस प्लस का 5 माइनस का 25 तो प्लस का 20 हो जाएगा, बराबर 180 के बराबर हो जाएगा। तो 5x बराबर 180, ये प्लस में कैसे आएगा भैया, माइनस है तो माइनस में ही आएगा ना। 5x बराबर 180 प्लस 20, तो 5x बराबर हो जाएगा 200, 200 बटे कितना हो जाएगा 40। तो 40 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा x, x कितना मान होगा 40, क्या हो जाएगा 40 मान आ जाएगा ना। ये दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है ना। कोई डाउट हो बेहतरीन आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। पाइथागोरस से भी एक प्रश्न आया हुआ था। पाइथागोरस से क्या पूछ लिया गया था, पाइथागोरस से यह पूछा गया था कि
अब देखिए पाइथागोरस का होता है कि कोई एक संख्या a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर c का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग, ये फार्मूला होता है। तो कोई जब बड़ी संख्या होती है इसको कर्ण या c मानते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बड़ी हमारी 13 दी हुई है, ठीक है ना। पहले ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो 13 का वर्ग बराबर किसके होगा, 12 का वर्ग धन 5 के वर्ग। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो समझिए ये हमारा पाइथागोरस मेमोटिक सही है। 13 का कितना होता है, 13 का वर्ग 169 होता है और 12 कितना होगा 144 होता है मेरे साइड, और 25 जोड़िए 5 4 9 4 2 6 69 आ रहा ना, मतलब पहला ऑप्शन जो होगा ये पाइथागोरस मेमोटिक की ट्रिक होगा। बाकी और भी ट्राई करेंगे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 8 का स्क्वायर बराबर अगर करते हैं 6 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर, तो 8 का ही 64 आएगा, 36 और 49 जोड़िए क्या 64 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 9 6 15 1 4 85 आता है। पहला ऑप्शन हमारा पाइथागोरस प्रमेय वाला हो जाएगा। ये भी एक सरल है, ये भी हम बिना पेन चलाए भी आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिन पेन चलाए इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें, हमें पेन भी नहीं चलाना है और प्रश्न को सॉल्व ही कर लेना है। कैसे करेंगे, 678 को ये कितना दिया गया है, एक 10 लाख दिया गया है क्या, विभाजित करें परिणाम को मानक रूप, क्योंकि 5 संख्या में 1 लाख होता है, एक जीरो बढ़ गया 10 लाख, और 7 जीरो होते तो वहां पे करोड़ों में आ जाता है। तो जीरो से भी थोड़ा लगाइए, इकाई दहाई मत गिनता रहिएगा, आपको इकाई दहाई नहीं गिनना है, इकाई दहाई गिनने के दिन चले गए हैं। आपको 5 संख्या मतलब लाख, 5 जीरो लास्ट में मतलब लाख में है, 7 जीरो मतलब करोड़ में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है 678 को हमें विभाजित करना है 10 जीरो एन ट्रिपल जीरो। अब हम जानते हैं हमारे सभी मान दशमलव में लिए गए। जब कोई संख्या दशमलव में ज्यादातर ली जाती है तो हम 678 अगर 6.78 करते हैं तो 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, 6.78 बटे बचेगा 1000, नहीं 4 जीरो होंगे ना, 10 हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ट्रिपल जीरो नीचे 4। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, कोई अगर आपको दिक्कत हो तो बताइए। 10 की घाते माइनस कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो -4 कर देंगे। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर हम इसको तोड़ते हैं, अगर दशमलव को गुणा करना है, अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 100 का गुणा कर लीजिए। अगर इसको 10 की पावर घाते 4, ऊपर इसलिए माइनस है क्योंकि यहाँ पर 10 की घाते 4, इसको अगर ऊपर ले जाए कि 10 घाते माइनस, क्या हम 4 जीरो की इसको हम 10 की घाते 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 जीरो है तो 10 की घाते 4 लिख लेंगे इसको, और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू देखिए जो 6.78 10 की घाते -4, बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है, बी में ए में दिया, किसमें दिया गया है, ए में दिया गया ना, ए वाला -4 वाला सही होता है। चलिए और भी प्रश्न देख लेते हैं। ये भी सरल है, अनुपात वाले हैं। क्या इसको लगाएंगे आप सभी लोग, क्या हम भी फिर से कराएं, क्या इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे या हम करवाएं, आप बताइए। एक लाइन का उत्तर है केवल। दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में है और उनका योग 343 है, सबसे छोटी संख्या बताना। सभी लोग बताइएगा क्या होगा संख्या। दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में हैं और उनका योग भी दिया गया है, सबसे छोटी संख्या बताना है। उसी एक प्रकार का मैंने प्रश्न कर दिया है। यह प्रश्न मैंने एक प्रकार का आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है ना। जब बताया हुआ है तो आप लोगों से बनना चाहिए ऐसा प्रश्न। क्या आप लोग करेंगे, सभी लोग बताइएगा। क्या ये प्रश्न कर लेंगे, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े, जल्दी बताइएगा। जी हाँ, जल्दी बताइए सभी लोग। क्या इस प्रश्न को आप लोग कर लेंगे तो हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। कर लेंगे, चलिए बहुत बात। अगर ना बने तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम बता दें, ठीक है ना। कुछ आप लोग भी करिए।
दो संख्याओं का अंतर 40 है, इन पूर्णांकों का अनुपात 3:1 है, तो पूर्णांक बताइए। ये भी बहुत सरल प्रश्न दिया गया है। हम कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 40 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 40, ठीक है। और इन पूर्णांकों का अनुपात कह रहा है 3:1 है। अनुपात मतलब x बटे वाई बराबर 3/1, मतलब x बराबर 3y। यहाँ पे x की मान 3y रख दीजिए, यहाँ पे देखिए आप 3y रख दीजिए, देखिए कितनी वैल्यू आ रही। 2y बराबर आ जाएगा 40, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। y बराबर जब 20 आ गया, हम जानते हैं हमारा पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 40, तो y की जगह 20 रख दीजिए। x माइनस 20 बराबर 40 है, x बराबर क्या जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर जाएगा 60। तो 60 और 20 देखिए किसमें दिया गया है, 20 और 60 दिया गया है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके पहले वाला भी कर देते हैं, आप लोग, मुझे लगता है कि कहीं प्रॉब्लम ना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:3 के अनुपात में। दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए वह संख्या x अनुपात y है, इनका अनुपात 4:3 कह रहा है। यहाँ पे 3x आ जाएगा और यहाँ पे 4y आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इनका योग 343। क्या कह रहा है, इनका योग 343। क्या ऐसा लिखेंगे हम लोग, सभी लोग बताइए। ऐसा में नहीं लिखना, ठीक है ना, ये गलती आप लोगों को नहीं करना। यहाँ पे 3x बराबर 4y आया, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए 4y/3। अब कह रहा है उनका योग है, तो संख्याएं x प्लस y माना था, इनका योग अगर 343 है, तो ये संख्या x के जगह हमें क्या लिखना है, 4y/3 धन y बराबर 343। ये क्या आ जाएगा, 4y धन 3y/3 बराबर 343। सभी को समझ में आ रहा ना, बहुत धन्यवाद। अब 4 3 7y आ गया, 7y बराबर 3 का गुणा कर दीजिए, 3 3 9, 3 चौक 12 आएगा, 3 3 9 1 10, 1029/7 करिए, 7 एकम 7 आएगा, 3 बचेगा, 7 28, 7 7 49, 147 आएगा। 147 यानी थर्ड वाला जो सी ऑप्शन दिया गया सही होगा। ठीक है ना, तुम्हारे प्रश्न सॉल्व हो गए, ये भी हमने प्रश्न सॉल्व करा दिया था। हाँ, ये प्रश्न बचा हुआ है, इस प्रश्न को करते हैं। एक लाइन का उत्तर है, ये केवल एक लाइन का उत्तर है भैया। मेरे सभी ब्रदर सिस्टर अध्यापक अध्यापिका ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक लाइन का उत्तर है। कह रहा है अब 21 वर्ष बाद मेरी आयु मेरी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, मेरी वर्तमान आयु बताइए। मान लीजिए उसकी, कह रहा है x 21 वर्ष बाद बराबर उसकी 4 गुनी हो जाती है। वर्तमान आयु हमने x माना था, इसकी हमने 4 गुना कर दिया। हमने माना कि उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, मेरी वर्तमान है तो मान लेते मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है। ये कह रहा है 21 वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद मतलब x धन 21 कर दीजिए, बाद में होगा तो जोड़ देना है। कह रहा है 4 गुनी हो जाएगी, तो हमने 4 का गुना कर दिया वर्तमान आयु में, बस आपके आंसर निकल के आ गया है। कैसे निकल गया है, 21 बराबर 4x माइनस x कर दीजिए, 21 बराबर 3x कर दीजिए, x बराबर 21/3 आ जाएगा, यानी 7 3 21। कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 वर्ष आ रही है ना, ये 7 ईयर्स दिया गया डी ऑप्शन में। ये कह रहा है डी ऑप्शन कह रहा है 7 वर्ष, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके पेडागोजी का प्रश्न, ठीक है ना।
पेडागोजी का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसके अनुसार गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। तो आवश्यक निष्कर्ष जहां देखिएगा बेंजामिन पियर्स के ऑप्शन में कर देना। आवश्यक निष्कर्ष मतलब बेंजामिन पियर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये भी प्रश्न सरल है भैया, इसको तो आप लोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। 25 किलोग्राम 6250 ग्राम का अनुपात ज्ञात करना। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं 25 किलोग्राम में, क्योंकि 1 किलोग्राम में हमें ग्राम में बदलना है। 1000 1 केजी में कितने होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो 25 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे। यही तो कह रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लीजिए 25,000 अनुपाते 6250। 0 से 0 काटिए, 25 से काट दीजिए, 25 एक कम 25, 25 दाम 250 हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 इसको काट दीजिए, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 100 अनुपाते 25, 25 से कम 25, 25 को 100, 4 अनुपाते 1 आएगा। 4 अनुपाते 1 दिया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 25 किलोग्राम से 6250 ग्राम का अनुपात कितना आएगा, 4 अनुपाते 1 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी सरल प्रश्न है। इसमें बहुपद वाला है, के का मान निकालना होता है। के का मान कैसे निकालते हैं, गुणनखंड किया जाता है। कह रहा है x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर 0 मानते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है 2, जहां जहां x है 2 रख लीजिए। तो 3 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 होगा, क्योंकि x का मान हमें 2 रखना है। 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, प्लस 2 गुणे x की पावर 2 है मतलब 2 दूनी 4 हो गया, माइनस के है तो मतलब 2k कर देंगे, x की जगह में 2 रखना है, माइनस 8। अब देखिए कितना आ रहा है, ये हमारा बन गया समीकरण। समीकरण बना ना, बराबर 0 कर दीजिए। 8 3 24 आया, धन 4 दूनी 8, माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0। माइनस 8 प्लस 8 को कट कर सकते हैं, तो 24 बराबर आ गया, माइनस 2k को हम उधर ले जाएंगे तो बदल जाएगा 2k में। k बराबर आएगा 24/2 यानी 12। तो 12 दिया गया है पहले आपसे, तुम्हारा 12 सही हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला कुछ देख लेते हैं। अगला पेडागोजी का प्रश्न है कि किन गणितीय संरचनाओं में सीमा पड़ोस की अवधारणाएं शामिल होती है। देखिए ऐसी गणित की अवधारणा जिसमें सीमा और पड़ोस का नाम दिया जाए। तो सीमा और पड़ोस का नाम किसमें दिया जाता है, सभी लोग जानते हैं। बीजीय संरचना आपके एल्ब्रिक नहीं हो सकता स्ट्रक्चर में, उसमें जो संस्थानिक होते हैं टॉपोलॉजिकल होते हैं, उसमें सीमा पड़ोस की अवधारणाएं शामिल की जाती हैं। तो संस्थानिक या टॉपोलॉजिकल, सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस बदलने वाले, इसमें एक ही प्रश्न मैं बताऊंगा आपको। इसमें 3-4 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें एक प्रश्न बताऊंगा, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बदलना है केवल। ठीक है ना, संख्याएं बदल के गुणा भाग आपको केवल ध्यान देना है। संख्या लिख लेते हैं। पहले हमारे दी गई 26 माइनस 15 प्लस 15 गुणे 4 n भागे 2, ये संख्या। अब बदलना है। प्लस का अर्थ है विभाजित, तो प्लस के अर्थ की जगह विभाजित कर देना। ऋण का अर्थ है जोड़ा गया, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। गुणा का अर्थ है घटाया गया, तो यहाँ घटाना कर दीजिए। बस बाकी संख्या सेम टू सेम यहाँ पे रख दीजिए। और भाग का अर्थ है गुणा, यहाँ गुणा कर दो, गुणे में इतना बदल देना बस, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, डिवाइडेशन पहले करना। तो 15 में 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। 0 को 26 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, वही माइनस 4 दूनी 8। 26 में 8 को माइनस कर दीजिए। 26 में 8 माइनस करते हैं तो हमारी संख्या क्या निकल के आती है, सब लोग। अब कह रहे हैं आप लोग
26 में 8 को माइनस करेंगे तो हमारी क्या संख्या आएगी? ठीक है ना, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अब एक चीज हमें और समझना है, क्या समझेंगे आप लोग बताइए? छब्बीस में 8 कितना आएगा? 16 में 8 गया 18 आएगा। ठीक है ना। एक और प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं। ये क्या पूछा गया है, दिए गए आपस में इंटरचेंज बदलना है, चिन्ह की जगह गुणा कर देना है बस। 3 और 5, तो कह रहा है 2 गुणे 5 ऋण 3, इंटरचेंज करना है, ऋण का गुणा कर देना। तो ऋण की जगह गुणा कर दीजिए, और संख्या 3 और 5 को बदल दीजिए, गुणे की जगह ऋण कर दीजिए, यहाँ ऋण आ जाएगा। 3 और 5 को बदलना है। अब बताइए कितना आ जाएगा? तो 5 3 15, कितना आएगा? माइनस का 13 आएगा। माइनस का 13 दिया गया है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी वही चीज कह रहा है, इसको भी वही इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा अंतर नहीं दिया गया, इसमें भी वही चीज सेम टू सेम। प्लस की जगह भाग की जगह प्लस करना है, 5 और 4 को बदल देना है। हमारी संख्या दी गई 21 प्लस 7 गुणे 4 भागे 3 माइनस 5। ठीक है ना। भाग जहां दिया गया वहां पे प्लस कर दीजिए, और प्लस की जगह भाग कर दीजिए, और जहां 5 दिया गया हो वहां पे 4 कर दीजिए, और जहां 4 दिया गया वहां पे 5 कर दीजिए, बस बाकी संख्या वही रहेगी। अब डिवाइडेशन 7 3 21, 7 पना कितना आएगा? 35, धन माइनस का 1 आएगा, कितना आ जाएगा? 34। 34 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सभी लोग बताइएगा। लेकिन ऑप्शन में 34 नहीं दिया गया है, तब आप लोग कैसे करेंगे? ऐसा भी सिचुएशन आती है एग्जाम में। तब हमें क्या करना पड़ता है, एक बार और रिमाइंड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और देखना ऐसा उसी संख्या को नहीं दिया, अलग से लिख के देखना। अलग सब देखिए, हमारी संख्या दी गई 21 धन 7 गुणे 4 भागे 3 माइनस 5। हमारा इस कह रहा है कि भाग और प्लस को आपस में बदलना है, तो भाग यहाँ पे भाग कर दीजिए, और जहां पे भाग हो वहां पे प्लस कर दीजिए। ठीक है, ये हमारी दो चीज बदल गई। अब कह रहा है 5 और संख्या 5 और 4 को बदलना, तो 4 की जगह 5 कर देंगे, 5 की जगह 4 कर देंगे, बाकी संख्याएं जो संक्रिया है वह सेम रहेगी। अब इसमें सभी लोग जानते हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन पहले होता है। 7 3 21 गुणे 5 धन 3 ऋण 1, तो 7 बना 35, 35 धन 2 कैसे आएगा? 3 ऋण 1 कैसे बचेगा? 4 है, माइनस का 1 आएगा, 34 आएगा। इसके आंसर 34 ही आएगा। ठीक है, अगर कहीं मेरे से चूक हो रही तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर आप यहाँ थोड़ा सा चूक कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग मैंने सही कर दिया है। शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के डोमेन की संख्या पूछी जा रही है, तो शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण की कितनी डोमेन होती, सभी लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करना है, A to Z हर एक क्वेश्चन के आंसर सभी को देना, सभी मेरे ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स। शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के डोमेन की संख्या है, डोमेन की संख्या बताना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन पूछा गया है, पूछा जा रहा है। तो डोमेन जो होता है वह 3 होता है। कितने होते हैं? 3 होते हैं।
कौन कौन से होते हैं सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। डोमेन 3 होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं ये भी बताना सभी के लिए जरूरी है आपसे। अगला जो पेडागोजी का प्रश्न है कि विद्यार्थी बालक बालिका में सीखने की अच्छी आदतें विकसित करने के लिए यह वांछनीय है। क्या वांछनीय होना चाहिए कि कम उम्र में सीखना शुरू नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। शिक्षार्थी का दृढ़ निश्चय और पहल, ये बात है, ये वांछनीय होना चाहिए। वांछनीय पॉजिटिव है और अवांछनीय अगर देता है, मान लीजिए यहाँ पे अवांछनीय शब्द आता है, ठीक है ना, तो अवांछनीय शब्द निगेटिव हो जाएगा, अवांछनीय शब्द पॉजिटिव हो जाएगा। तो विद्यार्थी का दृढ़ निश्चय और पहल हो रहा है तो वह वांछनीय कहलाएगा, क्योंकि उसे अच्छी आदत विकसित करने के लिए वांछनीय, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट गुड लर्निंग हैबिट्स की बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक, छात्र और कंटेंट्स जो होते हैं, यानी बुक्स, जो कंटेंट मतलब होता है बताना पढ़ाना, ये जो 3 चीजें होती हैं शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र मानी जाती है। लेकिन टीचिंग मेथड जो होता है, आपके पढ़ाने का तरीका क्या, ये त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं माना जाता। बिंदु है लेकिन केंद्र बिंदु नहीं आएगा। केंद्र बिंदु क्या होगा, टीचर, छात्र और कंटेंट्स। अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पेडागोजी का है कि आपकी राय में सरकार द्वारा प्रायोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम है। तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि आपकी राय के अनुसार सरकार द्वारा जो प्रायोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या होगा, नेसेसरी, आवश्यक है कि नहीं है। केवल शब्द तो निगेटिव हो जाएगा। क्या मौद्रिक लाभ के लिए होता है, ऐसा नहीं होता है, तो आवश्यक है, नेसेसरी है। वृक्षारोपण कार्यक्रम आवश्यक है, नेसेसरी है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं, पेड़ों से कई जीवों का भोजन चलता है, पत्तियों से भोजन चलता है। पत्तियां जो सूख जाती है, मिट्टी में मिलती है, सड़गलती है, वो मिट्टी का निर्माण करती है। तो पौधे बहुत जरूरी है, वृक्षारोपण बहुत जरूरी है, ठीक है, इन्वायरमेंटल के लिए भी जरूरी है, काफी सारी चीजों के लिए वृक्षारोपण। इसलिए हम आप अपने जीवन में अपने घर में 1-2 वृक्ष अवश्य लगाइए। गर्मी में छाया देगा और ठंडी में क्या देगा, चलो बताइएगा, ठंडी में क्या देगा, वृक्ष ठंडी में फल देगा, ठीक है। व्याख्यान पद्धति का मुख्य दोष क्या होता है, दोष तो डिमेरिट की बात कर रहे हैं। द मेन डिमेरिट ऑफ लेक्चर मेथड इज, व्याख्यान पद्धति का मुख्य उद्देश्य केवल एक भावना, केवल शब्द जो दिया गया है ये बहुत ही दोष है। तो जो केवल एक भावना शामिल है यही तो दोष होगा। ओनली वन सेंस इज इन्वॉल्व, यह बहुत ही किफायती है। छात्र इस पद्धति को ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिए गए सभी विकल्प नहीं होगा, यहाँ पे केवल एक भावना शामिल है, यह व्याख्यान पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। व्याख्यान पद्धति में केवल एक ही भावना को ज्यादातर फोकस किया जाता है। अगला कह रहा है जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही होगा। तो जीन पियाजे का सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सभी लोगों। जीन पियाजे जी का सिद्धांत आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और जीन पियाजे सिद्धांत में एक अच्छी सिद्धांत दी गई कि रैखिक समीकरण का परिचय और इसे हल करने के सीखने की तकनीक आत्मसात करना और अवधारणा को रैखिक समीकरणों की जोड़ी तक विकसित करने में आवास की समस्या बढ़ सकती है, जीन पियाजे में जिक्र किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि शिक्षक को यह पता चल जाए कि उसने जो पढ़ा है वह छात्र पूरी तरह से समझ रहे हैं तो क्या होगा। मान लीजिए हम शिक्षक हैं, आप छात्र हैं, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे जो आप लोग छात्र हैं, बच्चे, ठीक है, ब्रदर सिस्टर हैं, वह पूरी तरह से आप समझ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं मतलब हम इसे प्रतिपुष्ट कहेंगे, फीडबैक कहेंगे। कैसे पता चलता है हमें, कमेंट के द्वारा। जब आप कमेंट करते हैं तो प्रतिपुष्टि मतलब क्या, हमें फीडबैक कैसे प्राप्त होता है, आपके कमेंट के द्वारा ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए तो अगर
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यह प्रश्न दिया गया एक प्रश्न है, इसको कर लेते हैं। यह प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 15:19 के अनुपात में दी गई हैं, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 64 अधिक है, दोनों संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर 64 है, मतलब अगर हम 19 - 15 करते हैं तो दोनों का अंतर आता है 4। कितना अंतर आता है दोनों का 4 अंतर आ जाता है। और इसकी ये 4 अनुपात इकाई का मान कितना होता है? 64 होता है। 4 चौक 16, 16 चौको 64 आपने पढ़ा होगा। तो 4 अनुपात का इकाई मान हमारा क्या आ गया? 64 आ गया। अगर हम 64/4 करते हैं, 64/4 कर देते हैं तो 16 मान आता है। 16 मान आता है कि नहीं आता है? तो कुछ नहीं करना है, छोटी संख्या इसमें 15 है, 15 का गुणा कर दीजिए 16 से। 15 6 का 90, हासिल 9, 15 1 और 15 9 5 14, 240। अभी आंसर नहीं आया है, ये 240 मान आया है। अब एक मान और करना है, अभी बड़ी संख्या का गुणा भी करना है। 19 गुणे 16 भी करना है, अभी 19 गुणे 16 भी करना है, ठीक है ना? 19 गुणा 16 करेंगे, आ जाएगा 304। अब इन दोनों संख्याओं का योग कर देना है, कुछ नहीं करना है। 4 4 2 3 5 544 544 आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने इस पेपर को आपने अच्छे तरीके से समझा। तो आप ये बताइए, समझने के बाद आपको कैसा लगा कि पेपर कैसा पूछा गया था? सभी लोग बताइए, ठीक है ना? ये पेपर हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझेगा और इसी तरह सॉल्व पेपर करते रहिएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा। क्या बात हमें याद रखना है? कि ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना कद बड़ा ना पद बड़ा। क्या याद रखिएगा? ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, अक्सर याद रखिएगा, बहुत छोटी सी लाइन है, आपके जीवन में बहुत ही उजाला करेगी, उजागर करेगी, आपके जीवन को प्रतिकुश से भर देगी। क्या याद रखना है? कि ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना कद बड़ा ना कद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो आपके लिए सबसे बड़ा है। तो आप ध्यान रखिए भैया, आपके मुसीबत में कौन खड़ा रहा है वो आप सबके लिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अक्सर हम देखते हैं, अरे यार उसके पास बहुत पैसा है, अरे आइए सर कुर्सी देते हैं, सोफा ले आते हैं, फ्रिज का पानी, मतलब उसका ऐसा आओ भगत करते हैं, वो ठंडा लाओ बाहर से भैया और थोड़ा काजू बादाम रख दो। वहीं अगर कोई अन्य व्यक्ति आता है हमारे घर में, तो आपका अवभगत कैसा होता? आप खुद अपने घर में देखिए। इसीलिए मुझे एक बात आ गई कि ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना कद बड़ा ना कद बड़ा, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो आपके लिए सबसे बड़ा। जय हिंद, वंदे मातरम।